last time students we was doing characteristics of equilibrium constant. हमने सारे characteristics कर लिए थे equilibrium constant के. ओके, equilibrium constant होता क्या है वैसे, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूं. जैसे इस रिएक्शन के लिए equilibrium constant क्या होगा, आप लिखोगे K is equal to concentration of ammonia raised to power 2 divided by concentration of nitrogen raised to power 1 concentration of hydrogen raised to power 3. equilibrium constant कैसे निकलता है, concentration of product raised to power their coefficient in the stoichiometric equation divided by concentration of each reactant raised to power their coefficient in the stoichiometric equation. Okay, और इस रेशियो को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और किसी एक इक्विलिब्रियम के लिए, जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के लिए इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, लेट अस से 60, तो वो 60 ही रहेगी 25 डिग्री सेल्सियस पे, चाहे जिस मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन से शुरू कर दो आप रिएक्शन करवाना. ये खासियत होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना पिछली वाली में. ओके, अब हम चलने वाले हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे इक्विलिब्रियम में, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया. केमिकल इक्विलिब्रिया के कितने टाइप्स होते हैं. ओके, केमिकल इक्विलिब्रिया इज मेनली ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया. अब ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब आप समझते ही हो, जिसमें there is only one type of phase present, that type of medium, that type of system is called as the homogeneous system. When in an equilibrium reaction all the reactants and products are present in the same phase, मतलब अगर गैसेज हैं तो सारे के सारे गैस की फॉर्म में ही हैं, अगर लिक्विड है तो सारे के सारे लिक्विड की फॉर्म में ही हैं, अगर सॉलिड है तो सारे के सारे एक ही कलर वाला एक जैसा सॉलिड की फॉर्म में है. ओके, क्लियर. बट बेसिकली वो जो सॉलिड वाला केस है वो बहुत रेयर होता है, इसलिए हम जनरली गैसेज और लिक्विड ही लिखते हैं. इट इज कॉल्ड एज द होमोजेनियस इक्विलिब्रियम. ओके, अगर इक्विलिब्रियम ऐसा है जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, ओके, इट इज कॉल्ड एज द होमोजेनियस इक्विलिब्रियम. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्विलिब्रियम है, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस react together to give हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज ऑल्सो इन द गैसेस फॉर्म. तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम हुआ, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हम इसको कहेंगे, इसमें देखो सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट हालांकि है ही एक है पर उसके 2 मोल बने हैं, बट ये गैसेस फॉर्म में ही है सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. इट मींस दिस इज दी, ये जो इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश होगा किसी एक क्लोज्ड मीडियम में, उसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा इक्विलिब्रिया है, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया. इक्विलिब्रिया मींस प्लूरल टर्म है ये. ओके, इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो आप. तो ये एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है. ओके, PCl5 गैसेस स्टेट में जब होता है तो वो डिकम्पोज होके PCl3 गैसेस और Cl2 गैसेस के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करवा लेता है. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इट इज दिस इज आल्सो अ होमोजेनियस इक्विलिब्रिया. हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, when in an equilibrium reaction all the reactants and the products are not present in single phase but are present in 2 or more phases, it is called as the heterogeneous equilibrium. जब आपके पास reactants and product जो हैं वो एक फेज में ना होके मोर देन वन फेज में हो, जैसे इस रिएक्शन की अगर बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम is going to decompose and get कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये दोनों सॉलिड फेज में हैं और ये होते भी डिफरेंट दिखने वाले सॉलिड हैं, तो ये सॉलिड में भी 2 सॉलिड फेज बन जाएंगे अलग अलग, और ऊपर से ये वाला फेज अलग है कार्बन डाइऑक्साइड. तो इट मींस टोटल 3 फेजेस हैं आपके पास. इस इक्विलिब्रियम के दौरान 3 फेजेस में हैं सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. सिमिलरली कार्बन सॉलिड और H2O steam, H2O gas means steam, they are going to react to give carbon monoxide gas and H2O gas. तो इसके केस में आपके पास गैस वाला, ये तीनों गैस फेज में होंगे, एक जैसी गैस की फॉर्म में है, तो ये तीनों एक फेज में, ये दूसरे फेज में. तो आपके पास टोटल 2 फेजेस हैं इस इक्विलिब्रियम में. तो ऐसा इक्विलिब्रिया जिसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंगल फेज में ना होके मोर देन वन फेज में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया इज कॉल्ड एज द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया. ओके,
ये हम पहले जब मैंने आपको एक ओवरव्यू सा दिया था चैप्टर का, तब भी हमने डिस्कस किया था इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट है आपके पास राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हमें पता लग चुका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये वाला इक्विलिब्रियम है, वेट मेरे को कोई रिएक्शन लिखने दो। लेट अस से ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है के, दैट विल बी concentration of each product raised to power coefficient divided by concentration of each reactant raised to power their coefficient। ओके, ये बनेगा ना आपका, क्लियर। बट अभी भी इसकी कंप्लीट लिखते टाइम आपको एक दो बातें और ध्यान में रखनी होती है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। वो कौन सी बातें हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे कुछ एक बातें जो ध्यान में रखने वाली हैं, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। एक्टिव मास को आप एक तरह से कंसंट्रेशन बोलो। ओके, कंसंट्रेशन को ही एक तरह से एक्टिव मास बोला जाता है। ओके, क्लियर। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड प्रेजेंट इन एक्सेस इज कांस्टेंट। इट मींस अगर आपके पास इक्विलिब्रियम में कोई ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जो या तो प्योर लिक्विड की फॉर्म में है या प्योर सॉलिड की फॉर्म में है। ओके, क्लियर। और ऊपर से एक्सेस में भी है, तो ऐसा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन उसके एक्टिव मास को कांस्टेंट माना जाता है। ओके, क्लियर। उसकी कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसका वैसे एक्टिव मास कांस्टेंट ही माना जाता है कि ये थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मान लो ए प्योर लिक्विड है, तो ए की कंसंट्रेशन जिसको हम एक्टिव मास ऑफ ए भी बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ, ये टर्म किसने एक्टिव मास वाले टर्म किसने इंट्रोड्यूस करी थी, रेट लॉ इक्वेशन में, जो हमने लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़ा है ना, उसने इंट्रोड्यूस करी थी। वो कहता है कि कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन ना बोल के एक्टिव मास बोलना है। क्यों ऐसा बोला उसकी थोड़ी डेप्थ है। अभी तक आप इतना जानो कि एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन ही है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन। ओके, तो इसने बोला कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड प्रेजेंट इन द एक्सेस इज टेकन एज कांस्टेंट। ओके, इन ईदर केस, चाहे वो प्योर सॉलिड है चाहे वो प्योर लिक्विड है, वी पुट देयर एक्टिव मास इक्वल टू 1। अभी आप बोल रहे थे कांस्टेंट, अभी आप बोल रहे हो कि आपने 1 पुट करना है। जैसे मान लो ए इज अ प्योर लिक्विड, तो हमने इस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू को 1 पुट कर देना है। बट आप बोलोगे कि नहीं सर अभी तो बोला आपने कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, 1 क्यों पुट करते हैं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की वैल्यू को, की कंसंट्रेशन की वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में 1 क्यों पुट कर देते हैं? बिकॉज देयर कांस्टेंट वैल्यू, वैसे उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट वो जो कांस्टेंट वैल्यू उनकी आती है ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम उसको ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्लूड कर देते हैं। ओके, अब क्या मतलब हुआ, जैसे इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपने किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये लिखा है, और मान लो सी जो है, सी के लिए जो वैल्यू, सी जो है ये प्योर लिक्विड है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसका जो एक्टिव मास है दिस विल बी कांस्टेंट। जिसको आपने कांस्टेंट मानना है क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी नहीं होगा, हम ये मान के चलेंगे। ओके, तो अगर ये कांस्टेंट था तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इधर जाके, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये भी कांस्टेंट है, के तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और के जो ये कंसंट्रेशन ऑफ सी है ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया कांस्टेंट बनेगा, इसको हम बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इट मींस एक तरह से न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, या ऐसा बोलो आपने कंसंट्रेशन ऑफ सी की वैल्यू 1 पुट कर दी है तो वो नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि होगा ये भी कांस्टेंट ही, के डैश भी। ओके, उसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोल दिया जाएगा। इसलिए यहां से एक कंसेप्ट डेवलप हो गया कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए जो उनके एक्टिव मास की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 पुट कर दिया करो। वैसे तो कांस्टेंट होती है वैल्यू, बट जो कांस्टेंट है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एडजस्ट कर लिया गया है। सो दैट्स व्हाई प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास इक्वल टू 1 पुट किया जाता है। ओके, आप इसका मतलब ये है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा क्यों हो गया? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे हो जाती है, इसका जवाब कैसे आप बताओगे? उसका जवाब है इसमें देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं।
कंसंट्रेशन पुट करनी होती है ना, हमने कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी के टर्म में पुट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन लीटर, ऐसे निकलती है ना मोलैरिटी। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैसे निकलते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस गिवन मास ऑफ दिस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ऐसे निकलती है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, इसको मैं थोड़ा इधर करूंगा सॉल्व क्योंकि मैंने वहां करने रखी। मोलैरिटी कम्स आउट टू बी मास ऑफ सब्सटेंस, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वॉल्यूम इनटू मोलर मास। ओके, मोलर मास डिनोमिनेटर में आ गया। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या बन जाता है? डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है कि ये भी बन सकता है, डेंसिटी बाय मोलर मास। ओके, और डेंसिटी आपको पता है प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड के लिए डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी। जैसे वाटर की डेंसिटी हम बोलते हैं 1 ग्राम पर लीटर होती है, 1 ग्राम पर ml होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो इसलिए बोल पाते हैं कि प्योर वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होती है। ओके, तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए। सिमिलरली उसका मोलर मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, जैसे वाटर का मोलर मास आपको पता है 18 ही है। ओके, तो इट मींस अगर आपके पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होगा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की एक फिक्स डेंसिटी होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट इट मींस ये दोनों अगर कांस्टेंट हैं तो मोलैरिटी इज आल्सो कांस्टेंट फॉर द प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। So that's why we treated molarity of pure solid and pure liquid as a constant for pure solids and liquids. That's why यहाँ से ये बात निकल के आई कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो जो प्रेजेंट एक्सेस में होते हैं उनके एक्टिव मास को, उनकी कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट लेना है। और कांस्टेंट भी क्या, वो कांस्टेंट ऑलरेडी के में एडजस्ट कर दो तो आपने उसका एक्टिव मास इक्वल टू 1 ही लेना है। ओके, तो इसलिए जब भी आपको प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड लिखना होगा किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, उसको लिखेंगे नहीं हम उसको, क्योंकि 1 पुट कर दिया होगा। जैसे मान लो बी इज अ प्योर लिक्विड, इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी होगी, दैट्स इट, खत्म कहानी, इतनी सी बात है। ओके, चलो, तो ये एक रूल है फॉर राइटिंग दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट आपने प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए उनकी एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन ही है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया होगा ना, इसको इक्वल टू बनाया हुआ, इक्वल टू कंसंट्रेशन। ओके, उसकी वैल्यू कितनी पुट करनी है आपने? 1। उसकी एक्सप्लेनेशन भी वैसे मैंने यहाँ पे दे दी है, आपको ये वाला भी एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, अब कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के और साथ में हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के। जैसे ये आपके पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, इसमें सारे के सारे गैसेस ही होंगे, है ना, तभी तो होमोजीनियस है। ठीक, तो इसके लिए जो अगर केसी कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे वो क्या बनेगी? मैं क्या बोलता हूँ, प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट जितने भी हैं डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट। ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया हुआ है, यहाँ पे 2 2 नहीं आना था, यहाँ पे 1 1 ही आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट 1 1 ही है ना, H2 और I2 की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 1। ओके, और केपी के टर्म में, बट अगर आपने केपी मतलब प्रेशर के टर्म में लेना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो उस टाइम आप प्रेशर पुट करते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, तो इसलिए तब आपके पास केपी की वैल्यू ये बन जाएगी, है ना। दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, केसी एंड केपी। अगर गैसेज हैं तो उनके लिए केपी भी निकल सकता है, केसी भी निकल सकता है। अगर लिक्विड है उनके लिए केसी निकलेगा, उनके लिए केपी तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर तो आएगा नहीं ना उनके केस में। ओके, प्रेशर गैस के लिए आता है। आगे आपका रिएक्शन है Fe+3 का एक्वस सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशंस का रिएक्शन है, react with HCN नेगेटिव के एक्वस सोल्यूशन के साथ एंड इज गोइंग टू गिव दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं ये +2 की बात है, बट अभी तो आपने इतना दिमाग में बिठा लेना कि ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये भी एक्वस स्टेट में बनता है, मतलब वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें तीनों एक्वस स्टेट में बन रहे हैं, मतलब सिंगल फेज है, तो ये भी होमोजेनियस रिएक्शन है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो ये रिएक्शन है। तो वैसे ये रिएक्शन ही, बट ये इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज दी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो इसके केस में आपके पास इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ केसी आएगा, इसमें केपी नहीं आएगा क्योंकि गैसेस नहीं है। तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। ओके, सिमिलरली आपके पास ये रहा एक इक्विलिब्रियम। इसके केस में एक ट्रिक है, देखो इसमें अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में लिया, वाटर लिक्विड है, मतलब वाटर इज अ प्योर लिक्विड,
है ना। यहाँ पे एल और एक्वस लिखने में क्या फर्क होता है? एक्वस का मतलब होता है इसका सोल्यूशन इन दी वाटर, एल लिखने का मतलब होता है ये प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड। ओके, तो ये H2O इज अ प्योर लिक्विड। तो इसलिए वैसे अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते तो अब उसमें आप डिनोमिनेटर में वाटर की कंसंट्रेशन को भी इंक्लूड करते, बट प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन आपने क्या पुट करनी होती है? कांस्टेंट, या ऐसे बोल लो इक्वल टू 1 पुट करनी होती है। मैंने बोला ना 1 पुट कर देते हैं क्योंकि उसको ऑलरेडी कांस्टेंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए K डैश क्या बनेगा अल्टीमेटली इस रिएक्शन के लिए? उसमें वाटर नहीं लिखा जाएगा फिर नीचे डिनोमिनेटर में, वाटर की कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर इज अ प्योर लिक्विड, तो उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या कांस्टेंट ही होती है, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट राइट दैट। ओके, नेक्स्ट हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम के कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज गोइंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके लिए आपके पास रिएक्शन क्या बनेगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। बट वही बात आ गई, सॉलिड्स जो होंगे ये प्योर फॉर्म में होंगे, सॉलिड्स इम्प्योरिटी कैसे होगी सॉलिड्स में, है ना। तो प्योर फॉर्म में ही है, तो इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड इज अ प्योर सॉलिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो अ प्योर सॉलिड। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है या इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट में भी इक्वल टू 1 ही पुट कर देते हैं हम। ओके, तो इट मींस इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैसे वैल्यू ये बनी थी, बट ऑन दी होल इन दोनों की 1 पुट करने पे क्या बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू? K dash will be equal to concentration of CO2, that's it। क्योंकि ये और ये दोनों 1 पुट कर दिए तो यही बन जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर इसमें देखो गैसेस भी इन्वॉल्व है तो इसके लिए Kp भी निकल सकता है। तो Kp क्या आता है इसके लिए? Kp comes out to be partial pressure of carbon dioxide, और इन दोनों को तो हमने 1 पुट कर ही दी है। ओके, बिकॉज ऑफ दे आर प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट। ओके, क्लियर। अब कुछ एक रिएक्शंस के लिए, जैसे ये रिएक्शन है, इसके लिए मैंने जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है Kp की एट टेम्परेचर वो लिखी हुई है। जैसे मैंने बोला था ना K की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है ये। ओके, जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो आपके पास Kp की वैल्यू क्या आती है? 6.8 इंटू 10⁵। अगर 400 केल्विन हो तो Kp की वैल्यू कम हो जाती है, 41 हो जाती है। अगर 500 केल्विन हो तो K की वैल्यू और कम हो जाती है। ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से Kp की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, हम ये नहीं बता सकते। हम हाँ ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से Kp की वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है कि कम होती है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से देखो Kp की वैल्यू बढ़ रही है। इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द Kp वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि किस इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहे हो। हाँ इतना फिक्स है कि टेम्परेचर चेंज करने से K की वैल्यू चेंज होती है, चाहे वो Kp हो चाहे वो Kc हो। ओके, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आपका कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है उसके लिए K की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस टेम्परेचर पे उसकी क्या वैल्यू होती है वही रहेगी। 400 केल्विन पे 41 केल्विन 41 ही आएगी इस इक्विलिब्रियम के लिए Kp की वैल्यू, चाहे जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू कर रहे हो, जिस मर्जी प्रेशर पे आप ये वाला इक्विलिब्रियम अचीव करवाओ, Kp will be always equal to 1 at 400 Kelvin for this reaction। ओके, क्लियर। अब जैसे हमें पता लग गया कि टेम्परेचर चेंज होने से K की वैल्यू चेंज हो सकती है, बस ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ओनली। ओके, बट ऐसा क्यों होता है कि K की वैल्यू टेम्परेचर पे ही क्यों डिपेंड करती है? उसका रीजन आगे ये रहा। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाना चाहूंगा किसी रिएक्शन का। मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट। ओके, ये रिएक्शन हो रही है, मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या लगता है रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है? ओके, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने से पहले डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होते, वो एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं। ओके, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी होनी चाहिए, रिएक्टेंट को पहले अपनी इतनी एनर्जी अटेन करवा के लेके आनी पड़ती है अपने में, तब जाके वो इस लेवल पे जब पहुंचेगा उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हालांकि तब वो एनर्जी छोड़ भी देता है क्योंकि ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है। ओके, क्लियर। तो इट मींस बिफोर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट उसको एक एनर्जी लेवल अचीव करना होता है। ओके, और उसके लिए उसको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एएफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ओके क्लियर, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर मान लो ये रिएक्शन आपने रिवर्स करवानी है, प्रोडक्ट से रिएक्टर बनाना है, ओके, तो प्रोडक्ट से रिएक्टर बनाने में रिएक्शन उल्टा होना है ना, तो उस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये डिफरेंट वैल्यू है ना, देखो ये वाला डिफरेंस कम है, ये वाला डिफरेंस ज्यादा है। ओके क्लियर, तो यहां से हमें इतना तो क्लियर होता है कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के लिए होती है, उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन के लिए नहीं होती, उससे कम ज्यादा होती है, डिपेंडिंग अपॉन दिस लेवल। जैसे इसके लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन के लिए जो एक्टिवेशन बैरियर है वो ज्यादा है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। प्रोडक्ट से रिएक्शन बैक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। और यही सारा खेल है कि टेम्परेचर की वजह से कैसे चेंज होगी की वैल्यू, इसी एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में मैं समझाऊंगा। चलो, the numerical value of equilibrium constant for a particular reaction is constant as long as the temperature is kept constant. It is a well-known fact that the rate of chemical reaction increases with increase in temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ओके, बट इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम के केस में दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक हो रहा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हो रहा होता है बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, however the extent of this increase in rate depend upon the energy of activation of the reaction. ये कितना इंक्रीज होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी, है ना। नाउ सिंस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर डिफरेंट, जैसे मैंने अभी बोला डिफरेंट होती हैं, सो a given increase in temperature will increase the rate of forward and backward reaction to the different extent. उस होता क्या है, हो सकता है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा बढ़ जाए, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो कम बढ़े, बढ़ना पक्का है। बट पहले क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, बट जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज किया तो हो सकता है रेट ऑफ, हो सकता है क्या होता ही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ते हैं, बट दोनों इक्वल एक्सटेंट में नहीं बढ़ते, क्योंकि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है, फॉरवर्ड के लिए डिफरेंट है, बैकवर्ड के लिए डिफरेंट है, तो फिर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। increase in the temperature will increase the rate of forward and backward reaction to the different extent, जिसकी वजह से क्या होता है, velocity constant for the forward and backward reaction different हो जाता है। एक्चुअल में ये equilibrium constant होता क्या है, velocity constant for the forward reaction divided by velocity constant for the backward reaction, यही था ना, इसकी रेशियो को बोलते हैं ना equilibrium constant। तो अगर रेट डिफरेंट हुए तो उनके वेलोसिटी कांस्टेंट भी डिफरेंट हो गए होंगे, तो उनकी जो ये रेशियो है वो भी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, के भी डिफरेंट हो गया। ओके, hence the value of kf and kb will change differently with given rise or fall in temperature. Further, since k is equal to kf by kb, therefore the value of equilibrium constant k will change, that is the state of equilibrium is also altered. फिर उस टेम्परेचर के लिए जो नया इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो उस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ओके, उसका एक अलग से के होगा, जैसे हमने ये पढ़ा डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये नहीं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं दोबारा आएगा, आएगा, बट वो एक नए इक्विलिब्रियम में आएगा जिसके लिए वो हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 41 बनाएगा एट 400 केल्विन, 298 पे ये बना रहा था। ओके, सो या ऐसे हमें पता लगा कि टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंडेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब लास्ट टाइम के कुछ एक न्यूमेरिकल्स रह गए थे कंसेप्ट्स के, तो वो न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1, at 700 Kelvin the equilibrium constant Kp for the reaction, इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.80 into 10⁻³ किलो पास्कल। What is the numerical value of Kc in mole per liter for this reaction at the same temperature, मतलब Kp गिवन है, Kc निकालना है। रिलेशन क्या होता है Kp और Kc का, Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng, ये बोला था ना आपको रिलेशन। और डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इसमें कितने हैं गैसेस, 3, रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई 1, बस वो वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है,
केपी की वैल्यू गिवन है, ये रही। ओके, केसी की वैल्यू निकालनी, केसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, केपी डिवाइड बाय आरटी, आरटी रेस्ट पर 1 आया ना, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ गई। ओके, इसको डेल्टा एनजी लिख दो आप, क्योंकि हमने एनजी की टर्म लिखा है तो इसको एनजी ही लिखेंगे हम, डेल्टा एनजी। ओके, तो बस आपने डेल्टा एनजी पुट कर दिया, यहाँ पे डेल्टा एनजी इक्वल टू 1 आ गया, इसके लिए डेल्टा एनजी इक्वल टू 1 आ गया, दैट्स इट। तो बस आर की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, आपने मोल पर लीटर में आंसर निकालना है, तो आर आपने वो वाला पुट करना है जिसमें लीटर आता हो। वो कौन सा था आपके पास, 0.083। ओके, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ओके, क्योंकि वैसे भी आपको दिखा होगा प्रेशर किलो पास्कल में है, बट यहाँ पे तो बार दिया हुआ है, तो आपको पहले प्रेशर भी बार में करना है, तो इसको बार में कन्वर्ट कर लेना बस। इन्होंने देखो कर दिया होगा ना बार में कन्वर्ट। ओके, यूनिट्स का ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल करते टाइम, ठीक। तो वो वैल्यूज पुट करो, आपकी केसी की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। तो ऐसे हमने केपी और केसी का रिलेशन एस्टेब्लिश किया फॉर दिस रिएक्शन, और वहां से केपी की वैल्यू गिवन थी, केसी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट, एट 773 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू दी हुई है ना। केपी की वैल्यू निकालनी है, फिर सेम मेथड, पहले डेल्टा एनजी निकलेगा। डेल्टा एनजी कैसे निकलता है, 2 - 4, मतलब प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस वाले, वो 2 हैं। रिएक्टर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है गैस वाले, वो 4 है। तो 2 - 4 - 2, केपी की वैल्यू, डेल्टा एनजी निकल गया। एक की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, केसी की वैल्यू दी हुई है, केपी की वैल्यू निकाल लो, ये रिलेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन ये भी हो गया। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 भी ऐसी है, इसमें भी डेल्टा एनजी की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, वो आ जाएगी अकॉर्डिंगली, है ना। चलो, अब ये नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल आज के लिए जो है, वो आपका कौन सा न्यूमेरिकल है, केपी फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू दी हुई है, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए 49 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। कैलकुलेट द केपी फॉर द सेम टेम्परेचर, सॉरी केपी एट द सेम टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए केपी क्या होगा। अब अगर मैं इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को देखूं, मेरे को दिख रहा है कि यार ये इसी से बनाई गई है। कैसे बनाई गई है, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, इसके कोफिशिएंट्स को, ओके, उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद इसको इन्वर्ट कर दो, तो ये वाली इक्वेशन नहीं बन जाएगी आपके पास, यही बन रही है। ओके, क्लियर। तो इट मींस इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लगाने पड़ेंगे। मतलब जब आपने रिवर्स करी इक्वेशन, तो रिवर्स इक्वेशन इक्विलिब्रियम के लिए जो आपके पास केपी की वैल्यू क्या बनेगी, दैट विल बी, जो आपके पास नॉर्मल के लिए कितनी थी 49, तो रिवर्स के लिए कितनी होगी 1/49। उसके बाद आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया आपने पूरी इक्वेशन को, और जिस नंबर से आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो उसी को पावर की फॉर्म में कर देना होता है। जब जिस भी इक्विलिब्रियम में आप कोई चेंज ला रहे हो, जो इक्विलिब्रियम चेंज ला रहे हो, जो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ओके, जो नंबर, उसी को उसकी पावर में आपने डाल देना है। तो उसको उसकी पावर में डाल दो, इन्वर्ट कर लिया, उसके लिए इन्वर्टेड इक्वेशन के लिए केपी की वैल्यू 1/49 आनी थी। उसके बाद आपने इक्वेशन को क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मींस केपी की पावर 1/2 करनी है, मतलब अंडर रूट करना है। 1/2 पावर करने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो इट मींस इस इक्वेशन के लिए केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/7। इसमें 2 कैरेक्टर लगे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ओके, एक तो इन्वर्जन वाला जो हमने रूल पढ़ा था, उसके बाद लगा है आपका पावर वाला, जब कोफिशिएंट्स को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई होती है, तो इफ n मल्टीप्लाइड, तो होता क्या है आपके पास, जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है वो क्या होता है, वो उसी के की जो पुराना इक्विलिब्रियम होता है उसकी पावर n हो जाता है। ओके, और इन्वर्स करने पे जो न्यू के बनता है दैट विल बी इनवर्स ऑफ द ओल्ड के। ओके, ये 2 आइडेंटिटी लगी हैं इस इक्वेशन में, दैट्स इट। ओके, तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल लास्ट टाइम रह गए थे वो अभी हमने कवर कर लिए हैं, और साथ में हमने मेन आज कवर किया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस आज के लिए इतना ही है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।